नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि मेरे द्वारा आपके लिए साइंस के पीवाईक्यूज लेके आए जाते हैं और इन पीवाईक्यूज में हम साइंस के प्रीवियस ईयर में आए हुए उन क्वेश्चंस को करते हैं जो आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हम शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर आज जो सॉल्व करने वाले हैं 22 अगस्त 2022 का पेपर को सॉल्व करने वाले हैं जो शिफ्ट थर्ड में आया हुआ था। ठीक है, यानी शिफ्ट फर्स्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, शिफ्ट सेकंड को कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हम करने वाले हैं वो हम शिफ्ट थर्ड को कंप्लीट करने वाले हैं, इसके पीवाईक्यूज को करने वाले हैं। और पीवाईक्यूज करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि यहां से आप पता कर सकते हैं कि इसका क्या सिलेबस रहता है, इनके क्वेश्चंस का, यानी जो भी ग्रुप डी में एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, इनका लेवल क्या रहता है, लैंग्वेज क्या रहती है, किस तरीके से पूछे जाते हैं। इस वजह से इनका करना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद आप प्रैक्टिस पेपर लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं साइंस के पेपर की। इसके अलावा हमारे चैनल पर जीएस की क्लासेस भी होती हैं जहां पर जीएस के पीवाईक्यूज को कराया जाता है जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। और एक क्लासेस यानी मैथ्स की क्लासेस, तो मैथ्स की क्लासेस भी यादवेन सर के द्वारा ली जाती हैं जहां पर आपको ग्रुप डी के पीवाईक्यूज कराए जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब बात करते हैं कि आपको कुछ टाइम बाद, यानी हो सकता है एक दो दिन के अंदर, आपको हमारा एक बैच मिल जाए। अगर आपको ग्रुप डी की क्लासेस लेनी है, ग्रुप डी के बैच को पढ़ना है, अपने सिलेक्शन को कंप्लीट करना है, अपना सिलेक्शन पाना है, जॉब को पाना है, तो आप यादवेन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से, तो यादवेन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में वहां पर आपको दिखेगा ग्रुप डी का चैंपियन बैच। और इस चैंपियन बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है भाई, यहां पर लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं और ये क्लासेस तब तक एप्लीकेबल रहेंगी जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, चाहे वो एग्जाम कभी भी हो। तो एग्जाम तक ये आपकी क्या रहने वाली हैं, ये आपकी एप्लीकेबल रहने वाली हैं। इसके अलावा हम आपको क्या प्रोवाइड कराने वाले हैं, क्लास नोट्स प्रोवाइड कराने वाले हैं, टेस्ट सीरीज भी देने वाले हैं। बेसिक से एडवांस लेवल, यानी ग्रुप डी में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके तक हम आपको लेके जाएंगे। इसके अलावा ये क्लासेस आपकी बाइलिंगुअल रहने वाली हैं और हम देने वाले हैं आपको डाउट क्लासेस भी। तो आपको अगर कोई क्वेश्चंस में डाउट है तो उसके लिए आपके पास में एक सुविधा होगी, क्लासेस भी प्रोवाइड कराएंगे और इसके लिए हम इंटरेक्ट भी होंगे, आपसे फोन पर भी बात कर सकते हैं। ठीक है, और इस ग्रुप डी के पेपर, ग्रुप डी की एप्लीकेशन पे जब जाएंगे, यानी हमारी एप्लीकेशन पे जाएंगे, तो इस बैच को खरीदने का प्राइस जो है मात्र 399 रुपए है। केवल 399 रुपए में आपको पूरा बैच मिल रहा है, जिसमें हम आपको जीएस भी कराने वाले हैं, हम आपको साइंस भी कंप्लीट कराने वाले हैं, मैथ्स भी कंप्लीट कराने वाले हैं, इसके अलावा रीजनिंग भी कंप्लीट कराने वाले हैं। तो ग्रुप डी का कोई भी सब्जेक्ट नहीं छूटने वाला है। तो आप जल्दी कीजिए क्योंकि ये ऑफर आपका सीमित समय तक रखा जाएगा। इसके बाद इसकी क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी। अभी आपके लिए बिल्कुल फ्रेश बैच रहेगा और इस फ्रेश बैच में अभी डेमो क्लासेस भी आपको कुछ दिन में मिलने वाली हैं। तो आप इससे जुड़ना ना भूलें और यादवेन स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब भी करें और एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लें, जिससे आपको समय समय पर जो भी अपडेट हैं वो मिलते रहें और ये बैच कब आने वाला है ये भी आपको पता चलता रहे। चलिए बात करते हैं आगे कि अगर आपके साथ में जो क्लासेस चल रही हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं, इन क्लासेस को अगर आपको देखना है तो आप जा सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर और YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पर आप जाएंगे तो वहां पर साइंस, जीएस और मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट भी आपको दी गई हैं और इन प्लेलिस्ट पे आकर आप उन प्रीवियस पेपर को कर सकते हैं जो मैं सॉल्व करा चुका हूं। क्योंकि 22 अगस्त 2022 का आज मैं शिफ्ट थर्ड को करा रहा हूं, तो सेकंड भी कराई है, फर्स्ट भी कराई है। तो आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो आपको सारी क्लासेस यहां पर सीरीज वाइज मिल जाएंगी और आप सारी क्लासेस को देख सकते हैं और वहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते हैं और सॉल्व करने के साथ उन एनालाइज करेंगे कि मेरे अंदर क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। इसी के साथ में अब बात करते हैं कि आपको पीडीएफ भी चाहिए होगा। भाई पढ़ोगे तो पीडीएफ भी चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यादवेन स्मार्ट क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा। तो टेलीग्राम चैनल पे यादवेन स्मार्ट क्लासेस को सर्च करना है। सर्च करने पर आपको ये चैनल मिल जाएगा और इस चैनल पर आप जाएंगे तो यहां पर आपको लिंक और लिंक के साथ में उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड की गई है। और अगर आप चाहते हैं केवल पीडीएफ तो फाइल्स में जाके आप सारी पीडीएफ को एक साथ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप पढ़ने के बाद में पीडीएफ को डाउनलोड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब स्टार्ट करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रायोड यानी त्रिक डॉवेराइनर का त्रिक नहीं है। यानी यहां पर डॉवेराइनर ने त्रिक दिए थे और वो त्रिक जो दिए थे वो किस आधार पर दिए थे? तो यहां पर मैं बता दूं कि 3 तत्वों का समूह बनाया था। तो आपको यहां पे भी दिख रहे होंगे, 3 तत्व हमें यहां पे दिख रहे हैं। ठीक है, 3 तत्वों का समूह बनाया था। डॉवेराइनर ने क्या किया कि 1 2 3 तत्व के समूह बनाए, लेकिन यहां पर जो 3 तत्वों का जो ग्रुप बनाया, इसी को क्या कहा गया? इसी को कहा गया ट्रायड यानी त्रिक। और ये त्रिक जो था, इसका मतलब क्या था कि इसके अंदर जो एलिमेंट हैं उन सब की विशेषता कैसी होगी? एक जैसी होगी। भाई ग्रुप बनाने का मतलब क्या है? दोस्त कब बनते हैं? हम तीनों की जो मेंटेलिटी है वो मिल जाए, यानी 3 दोस्त बने तो तीनों की मेंटेलिटी क्या होगी? सेम होगी। तो विशेषता क्या है? एक जैसी रही। तो इन्होंने डॉवेराइनर ने क्या किया? बढ़ते परमाणु द्रव्यमान में इन्होंने सेट किया और सेट करने पर पाया पहले तीसरे का एवरेज दूसरे के बराबर है। पहले और तीसरे का एलिमेंट का एवरेज दूसरे के बराबर है। तो यहां पर इन्होंने इस तरीके से इन्हें लगाना स्टार्ट किया। लेकिन क्या हुआ भाई? ट्रायड कितने बन पाए? 3 ही ट्रायड बन पाए। यानी इन्होंने बनाने की कोशिश तो की, लेकिन ये 3 ट्रायड ही बना पाए। अब वो 3 ट्रायड कौन से थे? तो मैं आपको बता देता हूं यहीं पे। पहला ट्रायड था जिसे हम कहेंगे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो पहला ट्रायड जिनकी विशेषताएं बराबर सेम दिखी, तो वो कौन सा था? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, इसके अलावा आपका दूसरा था कैल्शियम और एसआर और आपका बेरियम। ठीक, तीसरा जो ट्रायड था वो यहां पर कौन सा होगा? तो मैं बता दूं, ये आपका क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन था। और यहां पे ये 3 ही ट्रायड बने थे डॉवेराइनर से। इसके अलावा उन्होंने कोई चौथा ट्रायड नहीं बना पाया, इसलिए यहां पे थर्ड जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। अब देखिए कौन सा सही है। हमसे क्या पूछा है? नहीं है, सॉरी, यहां पे कौन सा नहीं है? तो थर्ड नहीं है। आंसर आपको कौन सा मिल गया? ऑप्शन नंबर ए, केवल थर्ड इसका आंसर नहीं है। डॉवेराइनर ने 3 तत्वों के 3 ही ग्रुप बनाए, इसके अलावा कोई चौथा ग्रुप नहीं बनाया, और वो 3 तत्व आपको यहां पे दिए हैं। और आपको एक बात खुशी की और बता दूं कि ये आपको ऐसे क्वेश्चन अब आपको नहीं मिलने वाले, क्योंकि एनसीईआरटी ने ये चैप्टर ही हटा दिया है। आया हुआ था तो मैंने कहा समझा ही देते हैं, लेकिन अब आपको इससे क्वेश्चन नहीं मिलने वाले। और रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें आपका ऐसे क्वेश्चन यानी आवर्त सारणी से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस में था इसलिए मैंने आपको करा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। आता है क्या? क्या कहता है भाई? निम्न में से कौन सा हेक्सेन की समजाति श्रेणी का अगला सदस्य होगा? हेक्सेन की समजाति श्रेणी। अब आपको पता है हेक्सेन की बात आ रही है, तो चलो सबसे पहले इस चीज को समझते हैं है क्या भी। आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन है। अब ये हाइड्रोकार्बन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कैसे कैसे डिवाइड किया गया? पहला पार्ट जो था उसे हमने क्या बोला? उसे हमने बोला एल्केन। दूसरा पार्ट उसे क्या बोला? इसे बोला हमने एल्कीन। और तीसरा जो पार्ट था उसे क्या बोला? उसे बोला हमने एल्काइन। क्या बोला? एल्काइन। तो हाइड्रोकार्बन को हमने यहां पे 3 पार्ट में बांट लिया। तीनों का मतलब क्या है? तो यहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है। अगर आपका कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो एल्केन का सदस्य है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो एल्कीन का सदस्य है। और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो वो एल्काइन का सदस्य है। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन सर इसका बता क्यों रहे हो? तो यहां पे हमसे बोला गया है हेक्सेन, तो आप खुद प्रोनाउंस करके बता सकते हो ये किसका सदस्य होगा। हेक्सेन जो होगा वो इस एल्केन का सदस्य होगा। क्या होगा? हेक्सेन जो होगा वो एल्केन का सदस्य होगा। अब हेक्स का मतलब भी कुछ होता होगा, तो यहां पे मैथ, इसका मतलब है कि कार्बन का एक परमाणु। एथ, मैथ के बाद एथ यानी कार्बन के कितने परमाणु? 2 परमाणु। इसके अलावा और क्या होता है भाई? प्रोप होता है। प्रोप में कार्बन के 3 परमाणु। ब्यूट होता है। ब्यूट में कार्बन के कितने परमाणु भाई? 4 परमाणु। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। इसके बाद जो आएगा वो आएगा आपका पेंट। ठीक है, पेंट जो होता है इसमें कार्बन के 5 परमाणु होते हैं।
अब आपसे बोला जाए कि भाई एक होता है हेक्स, और हेक्स में कार्बन के 6 परमाणु होते हैं, और इसके बाद जो आता है वो हेप्ट आता है जिसमें 7 परमाणु, और ऑक्ट आता है जिसमें कार्बन के 8 परमाणु। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमसे बोला गया हेक्स, तो आपको हेक्स दिख रहा है कहाँ पर, इसके अंदर कार्बन के कितनी जगह कितने कार्बन है, इसमें 6 कार्बन हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इसके बाद जो आएगा वो कौन आएगा, वो हेप्ट आएगा। अब हेप्ट कौन सा होगा, हेप्टेन या फिर हेप्टीन। तो भाई हम समझ तो रहे हैं कि ये एल्केन का सदस्य है, और अगर एल्केन का सदस्य है तो इसका अगला सदस्य भी क्या होगा, एल्केन ही होगा। तो वो कौन सा हुआ भाई, हेप्टेन हुआ ना। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, हेप्टेन। आया समझ, 7 कार्बन वाला हेप्टेन और 1 कार्बन वाला मैथ, 2 का ऐथ, ये मैंने पूरी आपकी यहां पे लिख के बता दी है। ठीक है, चले आगे, क्यों आंसर आया पर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, क्या कहता है ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यहाँ पे, हमें यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है भाई। ठीक है, सर्किट में यहाँ पर हमें क्या बताना है, कुल धारा की गणना करनी है, टोटल करंट की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। रेजिस्टेंस दे रखे हैं हमें यहाँ पर, किसमें आप खुद सोचो कि रेजिस्टेंस जो निकालते हैं हम, या तो श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा या समांतर। यहाँ पे एक ही वायर है तो ये कैसा है भाई, ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, और श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो इसके आधार पर अभी इसको निकालेंगे। चलिए आगे देखते हैं अब क्या करना है। तो भाई टोटल करंट निकालना है, और करंट के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे B बराबर IR। ठीक है, और यहां पे हमें क्या निकालना है, I निकालना है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, B अपॉन R हो जाएगा। B तो मुझे पता है क्योंकि यहां पे दे रखा है 4 वोल्ट है। R कितना होगा, क्योंकि यहां पे तो 2 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, तो मैंने अभी बताया कि श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में है तो इसका मतलब क्या है, इन रेजिस्टेंस को जोड़ दिया जाएगा, और जोड़ने पर क्या होगा, हमें इनका आंसर पता चल जाए। कितना रेजिस्टेंस है भाई, 4 ओम का रेजिस्टेंस है। कितना है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है। अब बता दो भाई, B का मतलब है कि 4 वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टेंस कितना है टोटल, तो वो हमारा 4 का है, तो बराबर बताओ I हमारा कितना आ गया, 1 आया। अब करंट का यहां पर जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर आया। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया। सिंपल, क्या था इसमें, कुछ भी नहीं, यहाँ पे बस क्या बताना था, यहाँ बताना था कि कितना यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। तो वो करंट कैसे बताया, मेरे पास फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का यूज किया। रेजिस्टेंस देखा सीरीज में है या फिर ये आपका पैरेलल है, तो सीरीज में दिखा तो इस वजह से मैंने इसको डायरेक्ट जोड़ दिया। पैरेलल होता तो क्या करते, तो इसे हम किस तरीके से जोड़ते, 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, आया समझ, आगे आंसर, आगे बढ़े। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, और ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं भाई 22 अगस्त 2022 को कर रहे हैं, शिफ्ट 3 को कर रहे हैं। तो ये शिफ्ट 3 के पेपर का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको करा रहा हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमें ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिल जाता है, तुरंत आंसर निकाल देंगे, क्योंकि हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता है कि एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है। एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल बनाना है, तो भाई मेरे को ये तो पता होना चाहिए एथेनॉल क्या होता है। एथेनॉल का फॉर्मूला होता होगा ना कुछ, तो एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, अब एथेनॉल का फॉर्मूला ये है, तो एथेनॉल की मैंने बात यहां पे कर दी। इस एथेनॉल को हम एक और नाम से जानते हैं, वो नाम क्या है, एथिल एल्कोहल। ठीक है, चलो यहां तक हमें पता चल गया। अब इससे बनाना क्या है भाई, इससे तो एथेनोइक अम्ल बनाना है। एथेनोइक अम्ल का भी हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो चलो देखते हैं एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला पता है कि नहीं। चलिए पता है, CH3COOH। क्या होता है, CH3COOH, और ये क्या है, ये भाई एथेनोइक अम्ल है। एक सेकेंड भाई, एथेनोइक अम्ल ये है, ये तो मैंने पढ़ा है ये एसिटिक अम्ल भी होता है। तो हाँ जी भाई, ये एथेनोइक अम्ल का नाम, यानी एक और नाम होता है जिसे हम एसिटिक अम्ल के नाम से जानते हैं। अब आपको यहाँ पे सिंपल चीज को देखना है। क्या देखना है, सिंपल चीज यहाँ पे ये है कि इस किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ये C2H5OH है और ये CH3COOH है।
ठीक है, तो आप एक बात देखो कि यहां पे ऑक्सीजन एक था और यहां पे ऑक्सीजन दो हो गए, तो इसका मतलब क्या है, इसको बनाने के लिए यहां पे ऑक्सीजन क्या हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा है। और यहां पे ऑक्सीजन जुड़ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन एक था, यहां पे दो हो गए। और अगर एक है ऑक्सीजन और वहां पे दो हो जाते हैं, यानी ऑक्सीजन जुड़ गया है। और अगर ऑक्सीजन जुड़ा है ना, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी। बस सिंपल सा था, कुछ नहीं करना। यहां पे पता करना था कि ऑक्सीजन जुड़ गया तो भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अगर ये हाइड्रोजन हटा है, हाइड्रोजन भी तो हट रहा होगा यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन ये थे, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 दिख रहा है। तो यहाँ आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि हाइड्रोजन हट रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कुछ नहीं करना, यहाँ पे बस इतनी सी बात पूछी गई थी, कौन सी अभिक्रिया बता दी। ठीक है, चलें आगे, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 5। ओ 5 में क्या दे रखा है, 5 भी यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का ही है। यहां पे हमें एक क्या दे रखी है, एक यहां पे रिएक्शन दे रखी है, और इस रिएक्शन के आधार पर मुझे बताना है कि अपचायक के रूप में कौन कार्य कर रहा है। तो मेरे को सबसे पहले अपचायक पता करना चाहिए। अब अपचायक पता करने के लिए मुझे और चीजें पता करनी है, तो चलिए देखते हैं क्या पता कर सकते हैं हम यहां से। अगर मैं Fe2O3 को देखूं, क्या देखूं, Fe2O3 को देखूं, तो यहां पर Fe2O3, यहां पर Fe रह गया भाई, क्या रह गया, Fe2O3 यहां पे रिएक्शन के बाद में Fe रह गया है। तो आप खुद सोचो, यहां पे ऑक्सीजन जुड़े थे, लेकिन यहां पे देखा तो ऑक्सीजन हट चुका है। तो आप खुद सोचो कि इस जगह क्या हुआ होगा। तो भाई अगर ऑक्सीजन हटा है ना, ऑक्सीजन हटने पर क्या होगा, ये तो रिडक्शन है, ये क्या है, ये तो रिडक्शन है। अगर मैं दूसरे वाले को देखूं तो यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड है और यहां पे एक ऑक्सीजन दिख रहा है, ये ऑक्सीजन दिख रहा है। इस जगह पे आप देखो CO2 बन चुका है। तो आप देखो यहां पे तो ऑक्सीजन जुड़ा है ना, इस वाले में ऑक्सीजन हटा था और इस वाले में ऑक्सीजन जुड़ा है। और अगर ये जुड़ा है तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। क्या मुझसे ये पूछा है, नहीं भाई, मुझसे तो यहां पर अपचायक पूछा है, रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है। क्योंकि ऑक्सीजन हटेगा तो रिडक्शन है, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन है, ये बात मुझे पता है। ठीक है, लेकिन मुझे अपचायक बताना है, तो आपको ये बताने के लिए क्या करना होगा, तो मुझे अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पता हो। अपचायक वो होते हैं जिसका क्या हो जाए, जिसका ऑक्सीडेशन हो जाए, क्या हो, जिसका ऑक्सीडेशन हो। अब आप सोचो, ये वाला रिडक्शन है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस CO का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इस CO का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा CO। अगर मुझसे पूछता कि ऑक्सीकारक कौन है, तो ऑक्सीकारक कौन होता भाई, जो यहां पर क्या हो रहा है, यहां जिसका रिडक्शन हो जाए। रिडक्शन किसका हो रहा है, Fe2O3 का, तब उस स्थिति में इसका आंसर क्या हो जाता, Fe2O3, ये ऑक्सीकारक होता। लेकिन मुझसे क्या पूछा है, अपचायक के बारे में पूछा है। तो अपचायक कौन है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ हो। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का हो रहा है। तो मैंने आंसर बता दिया कि आपका अपचायक कौन हुआ, वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ठीक है जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए 6 को पढ़ो, पढ़ने के बाद में आपको आंसर देने हैं। आंसर भाई खुद भी सॉल्व करने की कोशिश किया करो, जैसे अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। इसके अलावा आप बैठकर अपने पास, जब भी आप पढ़ने बैठें, पूरा कॉपी और पेन लेके बैठें, जैसे ही आप क्वेश्चन सामने देखते हैं उसको सॉल्व करने बैठ जाएं। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं करा ही रहा हूँ, तो और अच्छे से समझ में आएगा। नहीं आ रहा है तब, आ रहा है तो बस ये है कि आपका यहाँ पे एक और प्रैक्टिस हो जाएगी। आपने भी कर लिया और मैंने भी उस तरीके उसको सॉल्व करके बता दिया, तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे बात होती है क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या कहता है, कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस रंग घटक का विचलन अधिकतम होता है। यानी मुझे यह बताना है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो उसका किस
रंग का डेविएशन ज्यादा होता है, किसका विचलन ज्यादा होता है। अब इस स्थिति को, इस बात को बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पता तो होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? मान लीजिए ये है आपका क्या, कोई प्रिज्म है। ये क्या है? ये मैंने बनाया कोई प्रिज्म। ये लो, ये बन गया प्रिज्म। ठीक है। अब इस प्रिज्म से जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण जाती है, तो मान लीजिए मैंने जो ये वाली किरण बनाई है, इस वाले, ये जो बनाया श्वेत प्रकाश मान लेते हैं। ठीक है। ये क्या है? ये कोई श्वेत प्रकाश की किरण थी। श्वेत प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो इसमें क्या होता है? ये अपने मार्ग से भटक जाती है। तो अपने मार्ग से ये भटकी, इसके बाद ये बाहर निकलेगी तो फिर अपने मार्ग से भटक जाएगी। तो इस स्थिति में यहां पे ये 7 रंगों में टूटती है। यानी श्वेत प्रकाश की किरण जो है, ये क्या है? ये 7 रंगों में बाहर निकलती है। कितने हो गए? तो 7 रंग कौन से हैं? तो वो इस तरीके से हैं। सबसे नीचे BIBGYOR, तो ये क्या है? विवग्योर के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हो रहा है, सबसे ज्यादा विचलन किसका हो रहा है, जो सबसे ज्यादा बड़ा एंगल बना रहा है, अगर मैं इस प्रकाश किरण को यहां से गुजारता तो ये प्रकाश किरण कैसे जाती? ऐसे जानी चाहिए थी। इस आधार पर देखो कि ये ऐसे जाने चाहिए थी। सबसे ज्यादा मुड़ी कौन है? बी वाली। बी कौन है? बैगनी। तो सबसे ज्यादा विचलन किसका हुआ? तो सबसे ज्यादा विचलन जो हुआ है वो बैगनी कलर का हुआ है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बैगनी। ठीक है। और आपसे पूछा जाए सबसे कम किसका हुआ है, तो सबसे कम कौन मुड़ी है? रेड मुड़ी है। तो इसलिए सबसे कम विचलन जो होगा वो लाल कलर का होगा। बाकी मैं आपको यहां पे बता दूं, बाकी आपका मैंने यहां पे बनाया है, वो मैंने बनाने की कोशिश की थी। ये आपका एक इमेज है। ठीक है। व्हाइट लाइट जाती है, जैसे ही प्रिज्म में एंटर करती है तो थोड़ा सा डेविएशन होता है। इसके बाद जब ये बाहर निकलती है तो ये 7 रंगों में बाहर निकलती है। अब यहाँ पे आप देखोगे सबसे कम डेविएशन जो होता है वो रेड का होता है, लेकिन हमसे पूछा गया था सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा जो विचलित होती है वो कौन सी होती है? वो वॉयलेट होती है, यानी बैगनी कलर की जो रे होती है। ठीक है, आ गया समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी कुछ कहता है, चलिए देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जब हम ऑप्टिक्स वाला चैप्टर पढ़ते हैं, तो ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन हमें मिलते हैं और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वास्तव में, और वो भी आपके सामने है। और ये ग्रुप डी नहीं, रेलवे के हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को करना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, एक अवतल दर्पण दिया है, आपको पता चल गया कि दर्पण कैसा है भाई? दर्पण तो अवतल है। तो अवतल दर्पण इस तरीके का होता है, और यहाँ पे जो उभार वाला साइड होता है वो जो है वो क्या होता है? वो यहाँ पर पॉलिश क्या होता है। ठीक है। मुझसे बोला गया है कि जिसकी फोकस दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर है, यानी मुझे फोकस दूरी दे रखी है एफ, कितनी? 20 सेंटीमीटर। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि मैंने डायरेक्ट एफ 20 सेंटीमीटर ले लिया, लेकिन अवतल में जब मैं इसको देखूंगा कि इस वाली पॉइंट से ये इस साइड है, तो इसका मतलब क्या है? यहां प्लस होगा, इस साइड माइनस होता है। तो अब यहां पर जो फोकस होगा वो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? हमारी माइनस होगी, माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात समझ गए भाई? अवतल में फोकस नेगेटिव होता है, ये बात समझ लो। ये तो मैंने आपको बताने की कोशिश की, लेकिन ठीक है। अवतल जो होता है, अवतल दर्पण, तो उसमें फोकस जो होता है वो नेगेटिव होता है। उससे बोला गया उससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। 60 सेंटीमीटर की दूरी है किसकी? वास्तविक प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब की दूरी है। कहां से? दर्पण से। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी यहां पे हमें दे रखी है। अब मैं यहां पे आपसे पूछूं कि भाई प्रतिबिंब की दूरी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्योंकि हम यहां पे इसको लेके चलेंगे, तो वो रिप्रेजेंट किससे करते हैं? हम बी से करते हैं, और बी बराबर हमें कितना दे रखा है? 60 सेंटीमीटर दे रखा है। अब मैं आपसे एक और बात पूछूं कि मैंने फोकस तो माइनस में लिया है, क्या मैं प्रतिबिंब की दूरी को भी माइनस में लूं या फिर पॉजिटिव रहने दूं? तो याद रखना, प्रतिबिंब यहां पे कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है, और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के आगे बनता है, यानी इस साइड ही बनेगा। और इस साइड बनेगा तो क्या है?
यहाँ पे तो माइनस है, तो इसका मतलब क्या है, ये b बराबर भी क्या होगा, माइनस का 60 सेंटीमीटर होगा। मुझे क्या निकालना है, वस्तु की दूरी निकालनी है। तो वस्तु की दूरी मुझे पता करनी है, और वस्तु की दूरी के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, और u हमें निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला भाई ये सब पता है, रट लो, नहीं पता है तो 1/f इक्वल टू होता है 1/b, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 1/u या फिर 1/b। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। बस यहाँ पे सिंपल अब सारी चीजों को रखना है। मैंने फोकस पता कर लिया, यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी पता कर ली, बस प्लस और माइनस लगाने थे, वो मैंने अवतल दर्पण के अकॉर्डिंग लगा लिए। अब बात करते हैं इस फॉर्मूले में इन चीजों को रखो। 1/f का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 1/20 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 20 सेंटीमीटर है। u हमें निकालना है, और प्लस 1/b है, b हमारा नेगेटिव है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस का 1/60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब मैं यहां से 1/60 को इस साइड लाऊं, या तो यहां पर 1/60 क्या हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो यहां मैं कह सकता हूं 1/u बराबर 1/60 माइनस का 1/20। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 60, ये हो जाएगा 1 माइनस का 2/60। ठीक है, ये क्या आया, सॉरी 1/2 23 1/3 होगा, 1/3। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3/60। इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 1 से 3 जाएगा तो ये माइनस में आएगा, माइनस के 2/60, और माइनस के 2/60 को मैं अगर काट दूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/30, और माइनस का 1/30 है तो f जो आया वो क्या आया, f की वैल्यू, सॉरी f की वैल्यू कह रहा हूँ, u की वैल्यू जो आई वो क्या आई। अब ये हमारा क्या था, माइनस 1/30 है, अगर मैं इसको लिखूं तो u की वैल्यू जो हो जाएगी माइनस का 30 सेंटीमीटर होगी, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, बस कुछ नहीं किया, प्रतिबिंब यहाँ पे फोकस दूरी और यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी हमें दे रखी है, वस्तु की दूरी निकालनी है। फॉर्मूला भाई एक ही होता है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। f की वैल्यू रख दी, b की वैल्यू रखी, एलसीएम लेके काटने पर माइनस का 1/30 आया। लेकिन जो माइनस का 1/30 है ना, ये 1/u की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, 1/u की वैल्यू है। तो मुझे u की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या होगा, u इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर डी है, माइनस का 30 सेंटीमीटर। आया समझ, आ गया समझ, कुछ भी नहीं है। बस इतना याद रखना है कि फोकस दूरी जो है अवतल दर्पण की नेगेटिव होती है, और प्रतिबिंब अगर वास्तविक है, क्योंकि हमारे अवतल दर्पण में तो वही वास्तविक भी बनता है और एक कंडीशन पे आभासी बनेगा, तो वास्तविक जो बनेगा वो हमारा नेगेटिव होगा। अगर आभासी होता तो वही इसको हम पॉजिटिव लेते, लेकिन यहाँ पे वास्तविक है तो दर्पण के आगे बनेगा तो माइनस रहेगा। बस इतना हमें पता करना होता है, बस ये माइनस प्लस का ही अंतर है। आंसर सबका ही 30 आएगा, आंसर 30 ही आने वाला है। अगर इसको प्लस से भी करो तो क्या होगा, तो 30 आएगा, तो क्या दिमाग में चलेगा या माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा। बस यही जानना था, यही बता दिया। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 8। अब अवतल लेंस, अवतल दर्पण का दे रखा था, अब हमें दे रखा है भाई उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस में क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्या है, एक उत्तल लेंस है। तो सबसे पहले मैं बताऊं उत्तल लेंस होता कैसा है। उत्तल लेंस जो होता है वो इस तरीके का होता है, किनारों पे होता है पतला और बीच में होता है मोटा। ठीक है, ये एक्सिस है। लेंस से 1.5 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु के लिए, यानी ये लेंस है और ये वस्तु रखी है 1.5 मीटर की दूरी पर, ये मैंने वस्तु रख दी। चलो, तीन का आवर्धन उत्पन्न करता है। तो यहां पे हमें क्या दे रखा है, मैग्निफिकेशन दे रखा है। कितना है, 3 दे रखा है। प्रतिबिंब की दूरी हमें पता करनी है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है भाई, प्रतिबिंब की दूरी की अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी बताया था, जब प्रतिबिंब की दूरी की बात की जाए तो वो होती है b, और ये मुझे निकालनी है। ये क्या करना है, मुझे निकालनी है। u मुझे दे रखा है, u क्या है, वस्तु की दूरी, u मुझे दे रखा है 1.5 मीटर। अब आप एक बात बताओ, प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। तो u जो है वो यहां पर हमेशा नेगेटिव होता है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, u इक्वल टू माइनस का 1.5 मीटर। मैग्निफिकेशन जो होगा ये भी क्या होता है, नेगेटिव होगा है, तो माइनस का 3 हो जाएगा हमारा मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब बस हमें फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला होता है,
लेंस के लिए फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन जो होता है V अपॉन यू होता है। क्या होगा? B अपॉन यू होगा प्लस का, M इक्वल टू B अपॉन यू। इस फॉर्मूले को आप यहां पे नोट कर लेना। अब इसके बाद क्या करना भाई, सीधा सीधा वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा। M की वैल्यू -3, B कितना है निकालना है, U की वैल्यू 1.5, प्लस में है माइनस में है, माइनस में है। लो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो B क्या हो जाएगा, यहाँ 1.5 है, 1.5 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4.5 मीटर आएगा। तो यहाँ पर B क्या है हमारा, प्रतिबिंब की दूरी जो है वो कितनी आई 4.5 मीटर, और ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। बस प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी थी, यहाँ पे वस्तु की दूरी मुझे दे रखी थी, उत्तर लेंस था, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगी। और यहाँ मैं पूछ रहा था मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन मुझे 3 दिया है, तो इसका मतलब क्या है, ये माइनस में है उत्तर लेंस के लिए। तो m बराबर B अपॉन यू मैं यूज करूंगा, और सारी वैल्यू रख दिया, आंसर निकल के आ गया। बस क्या करना था, हो गया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, यहां पे हमें क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। यानी हमें उत्सर्जन का मतलब पता होना चाहिए। उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर करना। किसे बाहर करना भाई, वेस्टेज को बाहर करना। मैं अपनी बात करूं, अपनी क्या, ह्यूमन की बात करते हैं, हम वेस्टेज के रूप में बहुत सारी चीजें बाहर करते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है, हम उनको कंज्यूम करते हैं और वेस्टेज के रूप में चीजों को बाहर निकाल देते हैं। जैसे आप यूरिन के फॉर्म में कुछ निकालते हैं, स्किन से पसीने को बाहर निकालते हैं, ये क्या है, ये हमारे लिए वेस्टेज होती हैं, तो ये चीजें बाहर निकल जाती हैं। तो यहां पर हमसे पूछा गया पौधों में, तो पौधों में भी वेस्टेज को बाहर निकालने की क्षमता होती है। अब वो किस आधार पर होती है, यानी क्या क्या होता है उनके पास में। हमारे पास में 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि ये मान लीजिए ये पत्ती है, और इस पत्ती में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, जो कि यहां पर आपको यहां दिख रहे होंगे। ये छोटे छोटे रंध्र जो हैं यहां पे आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहे, लेकिन फिर भी छोटे छोटे रंध्र होते हैं। और इन छोटे छोटे रंध्र पे यानी स्टोमेटा पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, क्या पड़ेगा, सूर्य की रोशनी यानी सन की रेज आएंगी, तो सूर्य का प्रकाश पड़ने पर क्या होगा, तो जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो यहां पर जो एक्स्ट्रा वाटर है ना, जो आपको दिख रहा है H2H2H2O, ये एक्स्ट्रा वाटर जो है वाष्प बनकर उड़ जाता है। जैसे ही स्टोमेटा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इसमें एक्सेसिव वाटर होगा या फिर एक्स्ट्रा वाटर होगा, वो वाष्प बनकर उड़ जाएगा। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये प्रक्रिया कहलाती है वाष्प उत्सर्जन। क्या कहलाती है, ये कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। चलो एक पता चल गया, यानी बाष्पोत्सर्जन हमारा किस में दिया है, तो ये हमारा डी में सब में ही दे रखा है। चलिए इसके बाद में करेंगे। बाष्पोत्सर्जन हो गया, बाष्प बनकर उड़ जाता है, बाष्पोत्सर्जन हो गया। इसके बाद में एक और पॉइंट दे रखा है, डिफ्यूजन क्या होता है, विसरण क्या होता है। क्या विसरण के द्वारा वेस्टेज को बाहर किया जाता है भाई, हाँ। तो आपने देखा होगा, हम कहते हैं पौधे सांस लेते हैं, हम कहते हैं ना पौधे सांस लेते हैं। अब जब रेस्पायरेशन करेंगे, यहां पर जब मैंने बोला कि पौधे श्वसन क्रिया करते हैं, तो रेस्पायरेशन की प्रोसेस में ये ह्यूमन की तरह बिहेव करते हैं। कैसे कि ये ऑक्सीजन तो ग्रहण करते हैं और वेस्टेज में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। ये वेस्टेज के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। ह्यूमन भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। यही तो होता है। यहां पर भी रेस्पायरेशन की प्रोसेस में तो ये होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है इसमें उल्टा होता है, क्योंकि दिन के समय में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को तो क्या करेंगे, ग्रहण करते हैं, और ऑक्सीजन क्या करते हैं, वेस्टेज के रूप में होती है, और ऑक्सीजन को ये बाहर करते हैं। ठीक है, तो यहां दोनों ही प्रोसेस की मैं बात करूं, रेस्पायरेशन प्रोसेस और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यहां पर जो वेस्टेज बाहर हो रही है ना, उसे डिफ्यूजन या विसरण कहते हैं। आया समझ, क्या है, जब हम रेस्पायरेशन करते हैं, हम नहीं पौधे रेस्पायरेशन करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, तो ऑक्सीजन वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वेस्टेज के रूप में बाहर कर देते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होता है जब सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता है,
तब ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करेंगे, ग्रहण करेंगे, एब्जॉर्व करेंगे और ऑक्सीजन वेस्टेज के रूप में बाहर होगी। ये उल्टा होता है दोनों ही प्रोसेस में। यहां पर ये दोनों चीजों को हम कहते हैं विसरण या डिफ्यूजन। ठीक है। तीसरा होता है कि कुछ वेस्टेज जो होती है ना पत्तियों पे छाल के रूप में, छाल वैक्यूल्स जो होते हैं उनमें स्टोर हो जाती है, इसे कहा जाता है स्टोरेज या संग्रहण। तो आप बताओ, मेरे पास में ऑप्शन नंबर ए जो होता है ना वो तीनों की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ए सही होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? भाई उत्सर्जन का मतलब है वेस्टेज को बाहर करना। स्टोमेटा के द्वारा यहां पे पानी एक्स्ट्रा वाटर बाहर हो गया बाष्प बन के, तो बाष्पोत्सर्जन हो गया। दूसरा विसरण जो था, विसरण में रेस्पिरेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर किया, फोटोसिंथेसिस में हमने ऑक्सीजन को बाहर किया, तो ये विसरण हो गया। अब पेड़ के पास में कुछ ऐसी चीजें होती हैं छाल के रूप में, पत्तियों के रूप में, वैक्यूल्स जो होते हैं, यहां पर कुछ वेस्टेज जो होते हैं ना वो वहां पर स्टोर हो जाते हैं, तो इसे कहा जाता है संग्रहण। इसी वजह से इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यहां पे बताना है कि हो क्या रहा है। सीधी बात है, क्या हो रहा है इसमें? ZnO यानी जिंक ऑक्साइड की जब कार्बन से क्या कराई गई, रिएक्शन कराई गई, तो यहां पर क्या बना? जिंक अलग हुआ और कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया। भाई ऑक्सीजन जुड़ा, दिमाग खुल जाएगा फिर से। जब ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना तो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है। ठीक है। अब एक बात सोचें कि कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये कौन सी प्रोसेस होगी? ये तो ऑक्सीडेशन हो गई। ये क्या है? ये तो ऑक्सीडेशन हो गई। लेकिन जिंक ऑक्साइड के साथ में यहां पर जब मैं देखूंगा ऑक्सीजन हटा है, तो इसका मतलब क्या है? ये रिडक्शन हो गया। तो ZnO किस में कन्वर्ट हो गया? जिंक में कन्वर्ट हो गया। अपचयित होकर यहां पर इसने जिंक का निर्माण कर दिया। बाकी आप देख लो, ऑप्शन ए क्या कहता है? जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर जिंक का निर्माण करता है। तो भाई यही तो हो रहा है। जिंक ऑक्साइड थी, रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन हट गया, जिंक यहां पे बन गया। तो यही ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। लो, जिंक ऑक्साइड जो थी रिड्यूस हो जाती है और रिड्यूस होने के बाद में जिंक का निर्माण करती है। यहां पर ऑक्सीजन जो था जुड़ा हुआ था वो ऑक्सीजन हट जाता है और यहां पर जिंक का निर्माण होता है। और यहां पर कार्बन था और कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है। आया समझ? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एल्वियोली की बात करते हैं। भाई एल्वियोली जो कि आपके लंग्स में पाई जाती है, फेफड़ों में पाई जाती है, उनकी बात हो रही है। तो कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। हमें क्या बताना भाई? गलत बताना है कि इसमें कौन सा गलत है, गलत विकल्प का चयन करना है। तो इसका मतलब यह है कि इन चारों में एक जो होगा वो गलत है, बाकी तीन सही हैं। ठीक है। आप अगर बात करें तो हम भाई रेस्पायरेशन प्रोसेस करते हैं, और रेस्पायरेशन प्रोसेस की मैं बात करूं तो इस रेस्पायरेशन प्रोसेस में यहां पर लंग्स का काम होता है। ठीक है। ये लंग्स बना दिए, लग नहीं रहे हों लेकिन मानते हैं ना कि ये क्या है? ये हमारा विंड पाइप है। ठीक है। हमने क्या किया? नाक के द्वारा यहां पर हमने क्या की? सांस ली, यानी इनहेल किया। इनहेल करने पर नोज के बाद में ये बेंड पाइप में पहुंचा, और बिंड पाइप में जो हमारी गैसेस थी जो हमने ली हैं वो कहाँ पहुंचती हैं? बिंड पाइप के बाद ये लंग्स में पहुंचती हैं। अब लंग्स में जाने के बाद में ये ब्रांचेस में बटा होता है और यहाँ पे ना अंगूर के गुच्छे की तरह गुब्बारे जैसी आकृतियां होती हैं। ठीक है। बैलून टाइप की आकृतियां होती हैं। तो ये बैलून टाइप की जो आकृतियां करती क्या हैं? यहां से ऑक्सीजन को फिल्टर करती हैं। यानी हमने सांस ली, सारी गैसेस आई। भाई ऐसा थोड़ी होता है कि हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, केवल ऑक्सीजन लेते हैं, नहीं, हम सारी गैसेस को लेते हैं। वातावरण में जितनी भी गैसेस होती हैं उन सन गैसेस को हम लेते हैं। लेकिन वो फिल्टर कौन करता है? वो उनको फिल्टर करने का काम होता है एल्वियोली का। और ये एल्वियोली जो होती है ना, गुब्बारे जैसी संरचना होती है। अगर ना हो तो मैं आपको दिखा दूं, ये है। तो ये क्या है? हमारा फेफड़ा, फेफड़े के अंदर ये आपके ब्रांचेस वाली जगह पर ये आपको एल्वियोली इस टाइप की दिखेगी, गुब्बारे जैसी। तो ये जो एल्वियोली है ना, कूपिका है, ये लंग्स में पाई जाती है और ये गुब्बारे जैसी दिखाई देती है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ऑक्सीजन को फिल्टर करके रक्त में यानी ब्लड में मिलाना। तो ये इसका काम है। चलिए एक बात देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे इनमें रक्त वाहिकाओं का एक विस्तीर्ण जाल होता है, तो भाई विस्तृत जाल होता है, वाइड नेटवर्क होता है। यहाँ पे रक्त जो होता है ब्लड में मिल जाए, भाई ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाना है तो कौन मिलाएगा? एल्वियोली मिलाएगा। तो यहाँ पे रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स मिलेंगी। तो ए तो हमारा सही है। बी की बात करते हैं। दे आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। भाई अभी बताया
गुब्बारे के जैसी होती है, अंगूर जैसी दे होती है। तो यहाँ पर अंगुली जैसी तो आकृति नहीं है, हमें गलत बताना था, मुझे गलत मिल गया, ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है। ठीक है, अंगुली नुमा यानी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको कहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा ये हमें लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्वियोली कैसी होती है वो ये है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। अब 12 आपसे क्या कहता है, इसको देखो क्या कहता है यहाँ पे। अब हमारे पास में हीटर है, हमारे पास में गीजर है। भाई टाइम तो चला गया, सर्दियों का टाइम था, हीटर और गीजर की तभी जरूरत थी, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आया है तो करेंगे। हीटर दे रखा 1000 वॉट रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर और 2000 वॉट रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक गीजर को प्रतिदिन 4 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। मैं रोजाना इसको 24 घंटे में से 4 घंटे ही चला रहा हूँ, और मैंने कितने दिन में यानी 10 दिन चलाया, तो 10 दिन में मेरे पास में कितना व्यय ऊर्जा यानी मैंने कितनी ऊर्जा का व्यय किया है, तो इसी के बारे में पूछा गया है। दोनों के बारे में हमारे पास में चारों ऑप्शन दे रखे हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर मैं हीटर की बात करूं, भाई एक तरफ मैंने बोला हीटर हम यूज कर रहे हैं, एक तरफ बोल रहे हैं भाई हम गीजर भी यूज कर रहे हैं। हीटर जो है वो 1000 वाट का है और गीजर जो है वो 2000 वाट का है। अब मैं बात करूं 1000 वाट का जो मतलब होता है वो तो 1 किलोवाट होता है। क्यों मैंने इसको यूज क्यों किया, क्योंकि मुझे किलोवाट घंटा में आंसर चाहिए। और 2000 वाट की मैं बात करूं तो 2 किलोवाट होता है। इतनी बात समझ में आई। अगर मैं इस हीटर को कितने दिन चला रहा हूं, घंटे चला रहा हूं, 4 घंटे चला रहा हूं। अगर मैं एक दिन में 4 घंटे इसका यूज कर रहा हूं, तो आप बताओ 4 घंटे चलाने पर 10 दिन में ये कितना यूज होगा, यानी कितने घंटे चलेगा। तो 10 दिन में ये 40 घंटे चलेगा। कितना चलेगा, 10 दिन में 40 घंटे चलेगा। और ऐसा ही मैं इसके साथ कर रहा हूं, गीजर भी मैं 10 दिन में 40 घंटे यूज करूंगा। क्यों, मैंने एक दिन में 4 घंटे चलाया है, हीटर को भी और गीजर को भी, तो दोनों को मैं यूज कर रहा हूं 4 घंटे के लिए रोजाना। 10 दिन तक यूज किया तो 40 घंटे हुए कि नहीं, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 40 घंटे हुए। इसने कितनी बिजली यूज की, इसने कितनी यूज की। अगर मैं किलोवाट घंटे की बात करूं, तो किलोवाट घंटे की अगर मैं बात करूं तो घंटे मेरे पास कितने हैं, घंटे मेरे पास 40 हैं। किलोवाट कितना है, 1 किलोवाट का है, तो ये कितना हो जाएगा 40 किलोवाट घंटा। कितना हुआ, 40 किलोवाट घंटा। और ये कितना हो जाएगा भाई, ये कितना किलोवाट का है, 2 किलोवाट का। कितना एक घंटे चला रहा हूं 40 का, मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 80 किलोवाट घंटा। अब टोटल करेंगे तो निकल के आएगा ये कितना, कि मैंने कितनी बिजली खर्च की है, 120 किलोवाट घंटा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 120 टोटल ऊर्जा का व्यय हुआ है। ठीक है, हीटर था 1 किलोवाट का, गीजर था 2 किलोवाट का। एक दिन में 4 घंटे यूज कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है 10 दिन में 40 घंटे यूज करूंगा। 40 घंटे मैंने इसको यूज किया, 1 किलोवाट का है तो 40 किलोवाट घंटा यानी 40 यूनिट देगा। और यहां पे 40 घंटे इसको यूज किया, 2 किलोवाट का है तो ये 80 यूनिट देगा। तो टोटल यूनिट कितनी हो जाएगी, 120 यूनिट होगी। तो 120 किलोवाट घंटा जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फिर आ गया हीटर, फिर मेरे पास एक और हीटर है। एक इलेक्ट्रिक हीटर को 220 वोल्ट पर 2200 वाट रेट किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, रेट किया गया, तो यहां पर जो वाट है, वाट किसका मात्रक होता है, पावर का मात्रक होता है। तो यहां पे पावर कितनी है भाई, 2200 वोल्ट, सॉरी 2200 वाट। पावर कितनी है, 2200 वाट। वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज मेरे पास में है कितना, 220 वोल्ट का। चलो आगे क्या कहता है, उपकरण से संयोजित फ्यूज तार की न्यूनतम रेटिंग कितनी है। हमें इसकी न्यूनतम रेटिंग बतानी है कि जो हम संयोजित यहाँ पे जो फ्यूज तार का यूज कर रहे हैं कितना करंट में दूं, यानी मिनिमम कितना करंट हम दे सकते हैं, इसकी बात हो रही है। तो भाई मेरे पास में फॉर्मूला होता है P बराबर BI का, करंट पूछा है इसी का यूज कर लो। तो P हमारे पास में कितना है 2200, B कितना है 220 और I मुझे निकालना है। अब बताओ ये 0 से 0 कट जाएगा। अब बताओ कितना बचेगा मेरे पास में, 22 को 220 क्या हो जाएगा, ये I बराबर जो आएगा वो आएगा 10 एम्पियर। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या था इसमें, पावर दिया, वोल्ट दिया, वोल्टेज दिया था, और यहाँ पे फॉर्मूला होता है P बराबर BI। B यहाँ पे वोल्टेज के लिए, I यहाँ पे करंट के लिए, और P यहाँ पे पावर के लिए।
ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या आ गया, यहां पे आ गया 10 एम्पियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, पढ़ो। 14 हमसे क्या कहता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। हमारे पास में दो कथन दे रखे हैं और दो कथन के आधार पर मुझे आंसर बताना है कि या तो दोनों सही हैं या तो दोनों गलत हैं, या कोई हो सकता है पहला सही हो दूसरा गलत हो, या हो सकता है पहला गलत हो दूसरा सही हो। इस तरीके से इसमें दिया गया है। तो पहले पढ़ते हैं कि कथन फर्स्ट यानी स्टेटमेंट फर्स्ट हमें दे रहा है, जो वॉशिंग सोडा होता है ना, वॉशिंग सोडा सोडियम क्लोराइड से निर्मित किया जाता है। तो भाई जो ये बात बिल्कुल सही है कि जो वॉशिंग सोडा जो होता है ये क्या है, सोडियम क्लोराइड से निर्मित किया जाता है, सोडियम क्लोराइड से बनाया जाता है, तभी तो बनता है Na2CO3 10H2O, यही तो होता है। तो ये किससे बनता है, सोडियम क्लोराइड से बनता है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड क्या कहता है भाई, सेकंड कहता है गंदगी और ग्रीस पर हमला करके जल में घुलनशील उत्पादों का निर्माण करता है, बाद में पानी से धो दिया जाता है। यहां पर बात की जा रही है कि इसको ये क्या कर रहा है, क्लीनिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है। पानी से धो देने के बाद में क्या हो रहा है, यहां पर गंदगी को साफ किया जा रहा है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, कथन सेकंड भी सही है। इसका यूज कहां होता है, तो इसका यूज होता है ग्लास इंडस्ट्रीज में होता है, साबुन की इंडस्ट्रीज में यानी सोप बनाने में भी इसका यूज होता है, और जो पेपर की इंडस्ट्रीज होती हैं इनमें इसका यूज होता है। अगर मैं बात करूं इसके अलावा ये यूज किस में होता है, ये क्लीनिंग एजेंट के रूप में क्या करता है, क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी ये काम करता है, पानी की हार्डनेस को भी ये खत्म करता है। तो इसी वजह से दोनों कथन जो है वो हमारे सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सत्य हैं भाई। आया समझ, दोनों ही कथन यहां पे हमारे सही हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 15। श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रमुख मात्रा में गैसीय विनिमय होता है। गैस का एक्सचेंज कहां होगा, अभी पढ़ा था हमने कि पत्तियों में क्या होता है, पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उनको कहा जाता है स्टोमेटा या फिर रंध्र। क्या कहा जाता है, स्टोमेटा या फिर रंध्र, हिंदी में बात करेंगे तो रंध्र कहा जाता है। यहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है रेस्पायरेशन प्रोसेस में या फिर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में। जब रेस्पायरेशन प्रोसेस होगी तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया जाएगा। जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी तब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाएगा और ऑक्सीजन को बाहर किया जाएगा। तो ये किसके माध्यम से होगा, स्टोमेटा के माध्यम से, जो कि पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 यहां पे क्या कहता है, अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं उसको ऊपर कर देता हूं, आपको दिख जाएगा। मानव नरों में वृषण, भाई सब जानते होंगे, नर हैं वो सभी लोग जानते होंगे क्या होता है ये, वृषण होता है टेस्टिस, ठीक है। उदर गुहा के बाहर वृषण कोष नामक थैली में क्यों स्थित होते हैं। तो आपने देखा होगा मेल जो होते हैं, ह्यूमन यानी हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में होता है मेल, एक फीमेल होती है एक मेल होता है। मेल के पास में टेस्टिस पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है, टेस्टिस पाए जाते हैं, जिसे हम वृषण के नाम से जानते हैं हिंदी में, ठीक है। ये जो होते हैं वृषण कोष कहाँ मिलते हैं, गुदर गुहा के बाहर यानी बॉडी के बाहर मिलते हैं। बॉडी जो है हमारी, अब ऐसा नहीं बॉडी के बिल्कुल बाहर मतलब बिल्कुल, बॉडी का मतलब है कि हमारा जो पेट है, पेट की जस्ट नीचे की तरफ में, ये बाहर की तरफ में होते हैं और एक थैली टाइप में, थैली में बंद होते हैं। और वो थैली को हम क्या कहते हैं, उस थैली को हम स्क्रोटम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपने अगर नहीं देखा हो भाई इस तरीके, ठीक है, मान लीजिए आपकी एक थैली है, इस थैली के अंदर हमारे पास में क्या होते हैं, वृषण होते हैं, यानी टेस्टिस जो है इसके अंदर वृषण कोश है। यानी अब ये जो थैली है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको ही कहते हैं स्क्रोटम, और स्क्रोटम के अंदर हमारे पास में क्या होते हैं, वृषण होते हैं दो, ठीक है। यहां पे क्या होता है, यहां पर टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होता है। यहां पे होता क्या भाई, इसमें होता क्या है, स्पर्म का निर्माण होता है हमारे पास में, हमारे यहाँ पे स्पर्म बनता है। और जो स्पर्म का निर्माण जो होता है ना, वो यहाँ पर, क्योंकि स्पर्म के लिए क्या चाहिए, एक टेम्परेचर चाहिए लगभग 34 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक का। अब आप एक दिमाग लगाओ कि 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक का इसको टेम्परेचर चाहिए स्पर्म का निर्माण करने के लिए, लेकिन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो तो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। क्यों,
टेस्टिस में स्पर्म बनाने के लिए 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक का क्या चाहिए, तब हमें टेम्परेचर चाहिए। लेकिन बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब यह है कि बॉडी के टेम्परेचर से कम पे स्पर्म बनाता है, और कितने कम पे, लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस पर कम पर ये क्या बना देता है, उसी पर स्पर्म का निर्माण करता है। यही पूछा गया था जो ऑप्शन नंबर ए में हमसे बोला गया है कि यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर से 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है। यानी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और 2 से 3 का मतलब है कि 34 से 35 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या करता है, स्पर्म का निर्माण करता है। ठीक है, इसलिए ये बाहर की तरफ में होता है। ठीक, जैसे कि आपने देखा होगा, ये क्या है, ये पेनिस है, पेनिस के जस्ट पास में क्या होता है, यही बाहर की तरफ में क्या होता है, ये हमारा क्या है, यही इसी को कहते हैं टेस्टिस, और इसी के अंदर क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। और ये बाहर की तरफ में जो हमें दिख रही है ये थैलीनुमा संरचना, ये थैलीनुमा संरचना हमारी स्क्रोटम कहलाती है। क्या कहलाती है, स्क्रोटम कहलाती है। ठीक है, आया समझ, आगे बढ़ें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो कहता है कि मान लीजिए हमारे पास में एक गोली दर्पण है। अब गोली दर्पण की बात की गई है तो वो तो भाई अवतल भी है और उत्तल भी है, लिखा ही नहीं है इसमें कुछ। बाकी के देखते हैं। गोली दर्पण दिया गया है, एक अवतल भी होता है एक उत्तल भी होता है। एक किरण पुंज को मुख्य अक्ष पर किसी दिए गए बिंदु पर अपसरित करता है। भाई क्या करता है, कन्वर्ज करता है। और अगर ये कन्वर्ज कर रहा है ना, मान लीजिए कि ये क्या है, कोई एक लेंस था और इस पे क्या आ रही है, कोई किरण पुंज आ रही है, और इस किरण पुंज पे ये आपकी एक्सिस है, ये यहां से टकराने के बाद में ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ज कर देगा। कन्वर्ज कर दिया, इसको कन्वर्ज कर दिया कहां पर, फोकस पर। तो इसका मतलब क्या है, ये जो लेंस होगा ना ये अवतल दर्पण होगा, सॉरी लेंस नहीं, ये दर्पण जो होगा ना वो अवतल होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो ए पॉइंट हमें दिख रहा है वो कह रहा है प्रयुक्त दर्पण अवतल है। क्यों अवतल है, क्योंकि यहां पर किरण पुंज को जो भी हमारी रेज आ रही थी उन रेज को इसने क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया एक जगह पर, और कन्वर्ज करने की वजह से ये हमारा जो दर्पण कहलाया वो अवतल दर्पण कहलाया। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है। भाई आप बात आओ कि अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या है, इस साइड प्लस होगा इस साइड माइनस, ये मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। तो यहां पर फोकस दूरी क्या होगी, प्लस होगी या माइनस होगी, तो ऋणात्मक होगी। तो भाई बी मुझे गलत दिख गया। सी की बात करते हैं। अभिसरण बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस है। भाई ये कहां पे कन्वर्ज हो रही है, फोकस पर कन्वर्ज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, और सी वाला कथन भी सही होगा। तो हमारे इसके आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये कौन सा मिरर है, जब किरण पुंज को कन्वर्ज कर देगा, तो कन्वर्ज करने का मतलब है ये लेंस, सॉरी दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, वो नेगेटिव होती है, और कन्वर्ज कहां करेगा, ये फोकस पर कन्वर्ज करेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, ये कई बार करा दिया मैंने, मतलब ये समझ लीजिए आपके ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था, एग्जाम हुआ था, ये कई बार आ चुका है। इससे पहले वाले में भी ये था कि जब किसी चुंबक को, मान लीजिए मेरे पास में ये है चुंबक, ठीक है, जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है, ये क्या है, मान लीजिए मेरे पास में कोई कुंडली है, इस कुंडली के पास ले जाया जाता है तो कुंडली में एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करता है। ठीक है, मान लीजिए ये चुंबक है और इस चुंबक को मैं पास ले जाऊं, दूर ले जाऊं, पास ले जाऊं, दूर ले जाऊं, तो क्या होगा, यहां पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। और ये विभवांतर उत्पन्न होगा तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्या फ्लो होने लग जाएगा, इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा। और अगर करंट फ्लो होने लग जाएगा तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर चुंबक को मैं आप जैसे जैसे पास ले जा रहा हूं और दूर कर रहा हूं, पास ले जा रहा हूं, दूर कर रहा हूं, तो यहां पे विभवांतर उत्पन्न हो रहा है और जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं आपसे बात कहूं, अगर कुंडली के पास चुंबक की गति को बढ़ा दें, मैं इसको तेजी से लेके जाऊं, तेजी अभी क्या ऐसे लेके जा रहा था, ऐसे लेके जा रहा था, अब मैं तेजी से लेके जा रहा हूं, तेजी से लेके जा रहा हूं, दूर कर रहा हूं, दूर पास ला रहा हूं, दूर कर रहा हूं, पास ला रहा हूं, दूर कर रहा हूं, तो क्या होगा, जब विभवांतर उत्पन्न हो रहा है तो विभवांतर ज्यादा भी होगा।
भाई पास ले जाएंगे जब वहां पे करंट फ्लो ज्यादा होने लग जाएगा। अगर मैं गति बढ़ा रहा हूं तो करंट फ्लो ज्यादा होगा, और अगर करंट फ्लो ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर विभवांतर जो है वो बढ़ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। कुंडली में प्रेरित विभवांतर बढ़ जाता है जब इसमें कुंडली के पास चुंबक की गति को हम बढ़ा देते हैं। इस वजह से यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। आया समझ? हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ऐसा ही का ही पूछी है विभवांतर की। क्या पूछा है, प्रेरित विभवांतर हो या विभवांतर हो, विभवांतर का मात्रक जो होता है वो भाई वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, वोल्ट होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसमें कुछ नहीं था। इसलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 क्या कहता है, 20 यहां पे कहता है कुछ महिलाओं में अंडवाहिनियां अवरुद्ध हो जाती हैं। क्या हो जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब जो होती है, फैलोपियन ट्यूब क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। अगर मैंने लिया हो फोटो तो यह क्या है, ये क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब है। ये फैलोपियन ट्यूब जो है ये क्या हो जाती है, ये ब्लॉक हो जाती है। तो ब्लॉक हो जाने के पास वजह से नॉर्मल तरीके से, यानी जिस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है वो नॉर्मल तरीके से महिलाएं जो होती हैं वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, और प्रेग्नेंट नहीं हो पाती तो वो बच्चे पैदा करने में असमर्थ होती हैं। और असमर्थ होती हैं क्योंकि शुक्राणु निषेचन के लिए अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब जो है वो तो ब्लॉक हो चुकी है। ऐसे मामलों में डॉक्टर जो है ना वो किसकी सलाह देते हैं, वो आईवीएफ करा लो भाई आप। अगर आप नहीं हो पा रहे हो ना प्रेग्नेंट तो ऐसा करो, आप आईवीएफ करा लो। तो आईवीएफ जिसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया के कुछ चरण हमें नीचे दिए गए हैं। तो आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है, इसके हमें 4 चरण जो दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि गलत कौन सा है। यानी इसमें कोई ना कोई एक गलत होगा, ठीक है, तो वो गलत कौन सा है वो बताना। थोड़ा सा कॉल था, कॉल उठा ली, अर्जेंट था इस वजह से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जब अंडवाहिनियाँ यानी फैलोपियन ट्यूब जो अवरुद्ध हो गई है, ब्लॉक हो गई है, उसकी वजह से बच्चे नहीं हो पाते हैं, प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं, नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो डॉक्टर क्या देगा, आईवीएफ की सलाह देगा। और आईवीएफ के चरण यहाँ पे दे रखे हैं, हमें बताना है गलत कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ होता क्या है कि अब क्या करते हैं, ये एक्सटर्नल तरीके से काम करते हैं। एक्सटर्नल तरीके से मान लीजिए ये आपके एक तरीके से मैं बना तो नहीं ना पाऊंगा, फीमेल है और एक तरफ क्या है, मेल है। फीमेल से हम क्या करते हैं, फीमेल से एग को बाहर निकाल लेते हैं। यानी डॉक्टर यहाँ पे क्या करेगा, एग जो होगा फीमेल का, वो एग को क्या कर देगा, बाहर निकाल लेगा। और बाहर निकालने के बाद में मेल का जो स्पर्म है, यानी जो मेल है, जो मेल पर्सन है, उनका स्पर्म लेंगे। यहां पर होगा क्या, यहां पर दोनों का फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा, यानी निषेचन की प्रक्रिया कराई जाती है। और वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है, इसमें स्पर्म के साथ में एग जब मिलता है तो क्या होता है, तो ये जाइगोट में चेंज हो जाता है। और जैसे ही ये जाइगोट में चेंज होने लगता है ना, तो ये जाइगोट को फीमेल की बॉडी में यूटेरस में फिर से इंसर्ट कर दिया जाता है। ये जो जाइगोट बना है ना, इस जाइगोट को क्या कर दिया, जाइगोट को फीमेल यूटेरस में फिर से क्या कर दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है। जिससे क्या होगा, जिससे बच्चा जो बनेगा, अब वो सारी प्रोसेस जो होंगे, जो सारे स्टेप जो होंगे, वो अब कहाँ होंगे, वो यूटेरस में होंगे। इसी वजह से
यानी यहाँ पे क्या है कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए सबसे पहले जो हम जो चीजें कर रहे थे वो यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पे आईवीएफ में क्या होता है, एग को बाहर किया और मेल के स्पर्म को यहाँ पे दोनों को क्या किया, दोनों का फर्टिलाइजेशन करा दिया, और फर्टिलाइजेशन करने पर स्पर्म और एग मिलकर जाइगोट का निर्माण कर देते हैं। जाइगोट का निर्माण जैसी होता है तो जाइगोट को फीमेल की बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है। कहाँ पे, यूटेरस में। फिर यूटेरस में जो प्रोसेस नॉर्मल तरीके के वाले के साथ में होती हैं वो प्रोसेस इसमें फिर से होती हैं। वो जाइगोट ही धीरे धीरे करके बच्चे के रूप में डेवलप होने लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया है। तो पूर्ण विकास गर्भाशय में होता है भाई, डी ऑप्शन क्या कह रहा है, पूर्ण विकास जो है वो गर्भाशय में होता है भाई, बिल्कुल होता है। पूरा जो विकास है वो यूटेरस में ही तो हो रहा है। इंसर्ट कहाँ किया जा रहा है, यूटेरस में, तो यूटेरस में हो रहा है। सी कहता है अंडाणु और शुक्राणुओं का संलयन शरीर के बाहर होता है भाई, बिल्कुल होता है। यहाँ पे जो प्रोसेस की गई है वो प्रोसेस कहाँ हो रही है, वो बाहर हो रहा है। यहाँ पर इन विट्रो का मतलब क्या है, यहाँ पे हम जो चीजें बाहर कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन कहाँ कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, यानी ये बॉडी से नहीं हो रहा है, ये अलग से हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। युग्मनज बनता है भाई, सीधी बात है, जाइगोट बनता है और उसे 1 सप्ताह के बाद गर्भाशय में रखा जाता है, और जाइगोट बनने के 1 सप्ताह के बाद उसे क्या कर दिया जाता है, यूटेरस में रख दिया जाता है, ये भी सही है। युग्मनज को बाहर रखा जाता है और उसका विकास एक परकनली में होता है भाई, कहां से, जाइगोट को हम बाहर रख देंगे तो कैसे, जाइगोट को बाहर रखने पर क्या वो चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा आगे जाके बच्चे में, यानी ये कह रहा है परखनली में विकास होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे गलत दिया गया है कि युग्मनज जो है वो बाहर नहीं, युग्मनज को तो यूटेरस में फिर से डाल दिया जाता है, फिर से इंसर्ट कर दिया जाता है। जो भी प्रोसेस होती हैं वो सारी यानी महिला के शरीर में वही प्रोसेस होती हैं जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में होती हैं। बस एक प्रोसेस नहीं होती, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो बाहर हो जाती है और फिर से उसको इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। और इसी के साथ में आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे गलत, वो सही हो गया। अब इसके बाद में मैं आपको बता दूं, बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे सीमेन लिया, ठीक है, और ये एग लिया, ये एग जो था ओवेरी को यहां से क्या लिया, एग लिया, और एग करने के बाद में हमने यहाँ पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा दिया। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद में जब ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद में यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे ये जैसे ही किस में कन्वर्ट होता है, ये आपका जाइगोट में कन्वर्ट होता है, तो जाइगोट को फिर से इंसर्ट कर दिया जाता है यूटेरस के अंदर। ठीक है, ये प्रोसेस आपको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाती है। बाकी ये क्लास आपको कैसी लगी है, अगर आपको अच्छी लग रही है तो भाई आप शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि एक क्लास जिसमें हम लोग आपको जितने भी आपके पेपर हो चुके हैं, यहाँ भी जितने भी आपके एग्जाम शिफ्ट वाइज एग्जाम हैं उनको यहाँ पे प्रैक्टिस कराते हैं। प्रैक्टिस के साथ साथ हम यहाँ पे क्या करते हैं, उनका एनालाइजेशन करते हैं और आपको सॉल्व करने का तरीका भी बताते हैं कि इस तरीके से सॉल्व करना है। और यहाँ पे माइंड को इस तरीके से समझा, यानी आप माइंड को इस तरीके से यहां पे लगाओगे कि आपको ये सारी चीजें आप बस थोड़ी देर देखने पर भी समझने आने लग जाएंगी। तो आपको यहां पे घबराना नहीं है, घबराने से क्या होता है कि आप लोग फिर माइंड आपका उस तरीके से वर्क नहीं करता, जो कि आप फ्रेश माइंड के साथ में अगर इसको देखोगे क्लास को, अगर आप नॉर्मल भी क्लास देखते चले जाओगे, यहाँ पे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बस यहाँ पे मैं फालतू की बातें नहीं करता हूँ, पढ़ाने पर फोकस करता हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जीएस की बात करें तो जीएस की क्लासेस भी होती हैं, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी आपको शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन यहाँ पे कराए जाते हैं। तो जीएस की क्लास जो होती है वो आपकी 5 बजे होती है, कुछ दिनों से आपकी 5 बजे नहीं हो पा रही है, वो मैं मान रहा हूँ, मेरी भी क्लास नहीं हो पा रही थी, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीजें प्रोसेस में आएंगी, कंटिन्यू रहेंगी, जिससे आपका कोई भी नुकसान ना हो, आपको चीजें समझ में आने लग जाएं। बाकी साइंस की क्लास जो है वो 6 बजे होती है, जो कि हो गई 22 अगस्त 2022 का शिफ्ट थर्ड। और इसके अलावा मैथ्स की क्लास जो होती है वो 8 बजे रहती है, जिसमें आपको ग्रुप डी के पीवाईक्यूज कराए जाते हैं। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि आपको भाई चीज़ें आज की समझ में आ गई। अब आपको सोच रहा होगा कि भाई प्रीवियस चीज़ें कहाँ मिलेंगी, यानी प्रीवियस पेपर कहाँ मिलेंगे, आज तो शिफ्ट थर्ड पढ़ रहे हैं, शिफ्ट सेकंड, शिफ्ट फर्स्ट, ये कहाँ मिलेंगी। तो आप जाइए यादविन स्मार्ट क्लासेस के चैनल पे, और जब चैनल पे जाएंगे तो भाई प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है एक, तो इस प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे आप जाएंगे तो साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जीएस की भी बनी हुई है और मैथ्स की भी बनी हुई है। साइंस के देखने हैं तो साइंस में चली जाओ, जीएस के क्वेश्चन देखने हैं तो जीएस के पीवाईक्यूज देखने हैं तो आप वहां जा सकते हो। साइंस के लिए आपको मैं आपको बता दूं, ये सारी क्लासेस आपको इस तरीके से सीरीज में अवेलेबल रहेंगी, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। अब मान लीजिए आपको क्या चाहिए, आपको पीडीएफ भी चाहिए।
पढ़ने के बाद में सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो भाई आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना है और यादविन स्मार्ट क्लासेस को सर्च करना है। सर्च करने पर आपको हमारा चैनल दिख जाएगा। इस चैनल पे आपको लिंक के साथ साथ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। डायरेक्ट पीडीएफ लेनी है तो आप जा सकते हो फाइल्स के ऑप्शन पे। यहाँ पे आप देखो साइंस ग्रुप डी 17 अगस्त 18 अगस्त सारी शिफ्ट के पेपर यहाँ पे हमने सॉल्व कराकर इस पर डाले हुए हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा एक बैच आ रहा है ग्रुप डी का, चैंपियन बैच। अब इस चैंपियन बैच को अगर आपको लेना है, कई बच्चों की डिमांड है, तो क्या कर सकते हैं भाई, चैंपियन बैच को लेने के लिए सबसे पहले आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी और इस एप्लीकेशन का नाम है यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस। आप प्ले स्टोर पर जाकर यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में जब आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, ओपन करने पर आपको इस तरीके से चैंपियन बैच दिख जाएगा। इस चैंपियन बैच में ग्रुप डी के लिए जो चला रहे हैं हम चैंपियन बैच, इस चैंपियन बैच में क्या क्या आपको मिलने वाला है भाई, ये आपका एग्जाम तक रहने वाला है। चाहे एग्जाम आपका दिसंबर तक हो चाहे अगले साल हो, तो ये एग्जाम तक वैलिड रहने वाला है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको यहाँ पे क्लास नोट्स यानी हम नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी हम प्रोवाइड कराएंगे। भाई टेस्ट सीरीज से सबसे ज़्यादा जो रहता है ना, अगर पढ़ने के बाद में टेस्ट सीरीज नहीं की तो आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। थ्योरी पढ़ना अलग है और टेस्ट सीरीज, टेस्ट लगाना, प्रैक्टिस करना, ये चीज़ अलग है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलनी है। यहाँ पे पढ़ाने का तरीका जो रहेगा वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपने एग्जाम यहाँ पे जो मेरा क्लासेस मैंने दी है, इस क्लासेस में आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैं बेस को लेके चल रहा हूँ। चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले बेस क्लियर करना है। बेस को लेकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एडवांस लेवल तक जाएंगे। बाइलिंगुअल क्लासेस रहेंगी, वो आपको समझ में आ रहा होगा। मेरी हर क्लास बाइलिंगुअल रहती है, जहां पर इंग्लिश वालों के लिए अगर इंग्लिश की ज़रूरत है और या अगर हिंदी की बात है तो हिंदी भी रहेगी। डाउट क्लासेस तो मैं जो ऐसे पढ़ा रहा हूं मुझे लगता है डाउट नहीं आने चाहिए। अगर फिर भी डाउट आ जाता है तो आपके लिए अलग से उस चीज़ की क्लासेस लगा दी जाएंगी, जिससे आपको वो अच्छे से समझ में आए। अब इतनी सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं तो भाई पैसा भी तो कुछ अच्छा खासा होगा। नहीं भाई, हमने पैसा जो रखा है वो केवल 399 रखा है, 400 रुपये भी नहीं है पूरा। और इस 399 रुपये में जहां आप पूरा नेट खर्च नहीं कर पा रहे, यानी नेट का जो चार्ज है ना वो तो 900 हज़ार रुपये के आसपास पहुंच गया है, वहां पर 399 रुपये में आपको पूरा बैच मिल रहा है। ये बैच जिसमें आपको जीएस की भी पढ़ाई कराई जाएगी, जिसमें आपको साइंस भी पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको मैथ्स भी पढ़ाया जाएगा, वो भी कंप्लीट कराया जाएगा सिलेबस के साथ में। टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, डाउट क्लासेस भी दे रहे हैं। और क्या चाहिए भाई, जाके खरीद लो भाई। यादविन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन पे आप जाओ, डाउनलोड करो, वहां पर चैंपियन बैच को खरीद लो। ये मौका आपको तब तक मिलने वाला है जब तक बैच स्टार्ट नहीं हो रहा। जैसे ही बैच स्टार्ट हो जाएगा, ये पैसा जो है वो आपको दिख रहा होगा 599, 200 रुपये डायरेक्ट सीधे बढ़ेंगे। तो अभी आपके पास में मौका है, क्योंकि ये बैच स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही स्टार्ट होगा आपको अपडेट मिल जाएगी और वो स्टार्ट होने के 1-2 दिन के बाद में ये बैच का प्राइस थोड़ा सा बढ़ सकता है। ये बात मैं पहले ही बता देता हूँ, इसलिए अगर आप आज खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो। बाकी आपको क्लास कैसी लगी आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसको भी यहाँ पर बता सकते हो। उसको अगली क्लास में सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर देना। लाइक के साथ साथ अगर आपको अच्छा ऐसा लगता है कि भाई ऐसा करते हैं, चलो दोस्तों को भी शेयर कर देते हैं, ये भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई आपका भी भला होगा और उस दोस्त का भी भला होगा। और यहाँ पे हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा कि भाई हमें देखने वाले भी कुछ लोग और बढ़ गए, वो भी आपकी वजह से। तो भाई ऐसी क्लास आपको रोजाना मिलती रहेंगी। इसके लिए आपको करना क्या है, यादविन स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करना है और क्लास को लाइक भी करना है। और कोई समस्या हो तो आप बता सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद।